नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हमारा है ये उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर्स जो हमारी सीरीज़ है उसका ये हमारा सेकंड पार्ट है। संडे को इसका हमने पहला पार्ट उसको अपलोड किया था जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और हमने इसको किया है कि हफ्ते में इसकी अब 2 वीडियोस हम डालेंगे। तो आज इसका ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में भी आपको उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही आज की वीडियो में भी वही कंडीशन है जो पिछली वीडियो में थी संडे वाली में, कि जैसे ही इसमें 500 लाइक्स हमारे हो जाते हैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसने करी थी? तो देवीधुरा जो कि चंपावत में है, यहाँ से महापाषाण काल के जो पुरावशेष मिले हैं इनकी खोज हैनवुड के द्वारा 1856 में की गई। दूसरा प्रश्न है, मोनाल की गणना सबसे पहले किस वर्ष कराई गई? तो मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और इसकी गणना सबसे पहले वर्ष 2008 में की गई। तीसरा प्रश्न है, कॉमन पिकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया? तो कॉमन पिकॉक ये उत्तराखंड की राजकीय तितली है और इसे 7 नवंबर 2016, देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद ना रहे कोई बात नहीं, आपको साल याद रखना है। वर्ष 2016 में इसे उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया। इसका एक अन्य नाम भी है, लॉक मोर के नाम से इसे जाना जाता है और यह 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, 7000 फीट तक की ऊंचाई पर पाई जाती है कॉमन पिकॉक। 7000 फीट यानी कि लगभग 2100 मीटर के करीब ये पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, पेपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि जो कॉमन पिकॉक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर। इस सीरीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो इसका हमारा पहला पार्ट है वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने बताया है इस सीरीज़ के बारे में। अगला प्रश्न है, लिम्बा बुक ने किस वर्ष कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया? तो लिम्बा बुक्स ने वर्ष 1996 में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली कहा था। अगला प्रश्न है, कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अंडे देती है? तो यह अंडे देती है अपने टिमरू के पेड़ पर। देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया? तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। पहला, बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? तो देहरादून के लच्छीवाला में है और इसे कब खोला गया? तो वर्ष 2016 में खोला गया। अगला है, कॉमन पिकॉक का जीवन काल होता है। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है ये 30 से 35 दिन का होता है। किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो क्या है? वो है ढोल। और इसे कब घोषित किया गया? 2015 में। और किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो पूरा नाम था योगेंद्र भंडारी। अगला है, ढोल से कितनी तरह के ताल बजाए जाते हैं? तो ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले कौन सी, इसको ताल कर देना, कौन सी ताल बजाई जाती है या बनाई जाती है? तो ताल होती है बड़े ताल। कब बजाई जाती है? जब कोई मांगलिक कार्य शुरू होता है या शुरू करना होता है उस समय ढोल की यह ताल बजाई जाती है। अगला है, राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो वो है उत्तम दास। और जिस कमेटी ने 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया उस कमेटी में ये भी थे। फुटबॉल को किस वर्ष उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया? तो देखिए, पूछा जाता है उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? वो है फुटबॉल। इसे कब घोषित किया गया? वर्ष 2011 में घोषित किया गया। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा है संस्कृत। कब से है? 2010 से। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है यह है बाड़ाहाट। अगर पूछेगा पौराणिक नाम तो वो होगा सौम्या काशी। और उत्तरकाशी को होयनसांग ने शत्रुघ्न भी कहा था। तो पूछा जा सकता है किस जनपद को होयनसांग ने शत्रुघ्न कहा? उत्तरकाशी को कहा। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो बाड़ाहाट है और पौराणिक नाम इसका सौम्या काशी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं मैं फिर से कहूँगा उनको आप रिवाइज करिए और जो नहीं आते हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करें, तभी आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होगा।
रवाई क्षेत्र को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया? तो जो रवाई परगना है या रवाई क्षेत्र है यह वर्तमान में उत्तरकाशी में है, लेकिन इसे टिहरी में कब शामिल किया गया? उस समय इसे शामिल किया गया 1824 में। ठीक है, रवाई क्षेत्र या जो तिलाड़ी मैदान है जहाँ पे तिलाड़ी कांड हुआ था वो उत्तरकाशी में है। ठीक है, इस घटना, इसको कर देना किस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग ये कहा जाता है तिलाड़ी कांड को, जो कि तिलाड़ी मैदान में हुआ। ये उस समय टिहरी में था जब हुआ ये कांड 30 मई 1930 को। वर्तमान में ये जो तिलाड़ी मैदान है ये उत्तरकाशी में है और यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। अगला है उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तरकाशी जो है ये भागीरथी नदी के तट पर बसा है और वरुणावत के पर्वत जो है उसकी तलहटी पर ये बसा हुआ है। पूछा जाता है वरुणावत पर्वत कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, हिमाचल के किस जनपदों से उत्तरकाशी की सीमा लगी है? तो उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन से जिलों से बनाता है? तो हिमाचल के किन्नौर और शिमला, इन दोनों जिलों से टच करता है हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा है श्रृंगकंठ दर्रा। कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है, वो है श्रृंगकंठ दर्रा। और उत्तराखंड में भी अगर डिटेल में पूछेगा तो वो है उत्तरकाशी। अगला है उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा है? उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है कालंदी दर्रा। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो देखिए उत्तरकाशी जो है चमोली से भी जुड़ता है कालंदी दर्रे से, और तिब्बत से भी ये अपना संपर्क बनाता है कौन से दर्रों से? थांगला दर्रा, नेलांग दर्रा, मुलिंगला दर्रा और सांगचोकला दर्रा। ये सभी दर्रे उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। कौन सा दर्रा हरकी-दून और किन्नौर घाटी के बीच व्यापार मार्ग था? तो हरकी-दून घाटी ये कहाँ है? हरकी-दून जो है ये उत्तरकाशी में है, और किन्नौर घाटी, इन दोनों के बीच व्यापार मार्ग था बरसू दर्रा। ठीक है, अगला है बाली पास कहाँ स्थित है? तो बाली पास ये यमुनोत्री में स्थित है। यमुनोत्री यानी कि उत्तरकाशी में स्थित है। औडेनकाल दर्रा ये कहाँ पर है? तो औडेनकाल दर्रा ये भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में आता है। भैरव घाटी कहाँ स्थित है? तो भैरव घाटी जो है ये भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। और भैरव घाटी में कौन सी नदियों का संगम होता है? ये होता है यहाँ पर हमारा भागीरथी और जाड़ गंगा का। अगला है वारशु घाटी कहाँ स्थित है? तो वारशु घाटी यह भी उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में स्थित है। मांझी वन फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि मांझी वन फूलों की घाटी ये कहाँ है? तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में आती है। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख ये कहा जाता है नेलांग घाटी को। और सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नेलांग घाटी किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। बास्पा घाटी कहाँ है? तो बास्पा घाटी हरसिल क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? तो श्रीकंठ पर्वत जो है ये उत्तरकाशी में है। और यहाँ पर मैंने कुछ उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? थल्य सागर या थल्य शिखर कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। भागीरथी पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूंछ पर्वत आसान है, इनकी लोकेशन भी यही है और इनके नाम के पर्वत भी यहीं पर हैं। जेलंग पर्वत ये भी उत्तरकाशी में है। स्वर्ग रोहिणी पर्वत यह चमोली और उत्तरकाशी दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, स्वर्ग रोहिणी पर्वत यहीं से निकलती है अलकनंदा, लेकिन ये चमोली में भी फैला है। ठीक है, चमोली वाले हिस्से से आती है अलकनंदा। अगला है मेरू पर्वत, खूंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, फतेह पर्वत, कीर्ति स्तंभ या कीर्ति पर्वत। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी हमारा उत्तरकाशी में है। इसके अलावा सुमेरु पर्वत ये भी हमारा उत्तरकाशी में आता है। थल्य शिखर और शिवलिंग शिखर के बीच स्थित है। तो जो थल्य शिखर है और शिवलिंग शिखर है यह दोनों के बीच में स्थित है मेरू पर्वत। किस शिखर को हिमालय का मेटर हॉर्न कहा जाता है? हिमालय का मेटर हॉर्न ये कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। भैरवझाप पहाड़ और जोगिन चोटी ये कहाँ पर है? इन दोनों को आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि भैरवझाप पहाड़ कहाँ है? उत्तरकाशी में है। जोगिन चोटी राज्य में कहाँ है? तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला है द्रौपदी का डांडा और रानी का डांडा ये कहाँ है? तो इन दोनों की जो लोकेशन है ये है उत्तरकाशी। कालानाग या काली चोटी कहाँ स्थित है? तो यह भी हमारे उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। अगला है हमारा पावर और टोंस नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो जो पावर नदी है और जो टोंस नदी है इनका संगम होता है त्योनी में।
पावर जो ये नदी है यहाँ उत्तरकाशी के आराकोट में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है यमुना का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यमुना नदी का जो अन्य नाम है वो है कालिंदी नदी, और इसे पुराणों में सूर्य की पुत्री, यम और शनि की बहन, इसके अलावा कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है। तो यमुना की ये सारे नाम हैं, आपको याद रखने हैं। यमुना की राज्य में लंबाई कितनी है? तो यमुना की जो उत्तराखंड के अंदर लंबाई है ये है 136 किलोमीटर। और अगर बात करें इसके जो अंतिम स्थल है यमुना का, इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में यमुना और गंगा का संगम हो जाता है, वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किस घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है? तो देखिए, कमल नदी का वरदान ये कहा जाता है पुरोला को, और इसके अलावा ये ऐसे भी पूछा जाता है कि पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो कमल नदी को कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। पुरोला घाटी भी उत्तरकाशी में है। अगला है आसन किसकी सहायक नदी है? तो जो ये आसन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, और देहरादून में इसका संगम यमुना से हो जाता है। यमुना की और भी अन्य सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, बद्रीगाड़, मुगरागाड़ और गड़ुलीगाड़, ये सभी सहायक नदियां हैं यमुना की, जिनमें आपको आसन नदी पूछी जाती है और टोंस नदी पूछी जाती है। अगला है किस स्थान से यमुना राज्य से बाहर चली जाती है? तो यमुना जो है उत्तराखंड से बाहर कहाँ से जाती है? धालीपुर, जो कि देहरादून में है, ठीक है। तो धालीपुर नामक जगह से यमुना नदी उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। टोंस नदी किन नदियों से मिलकर बनी है? तो जो टोंस नदी है ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, और यह बनी है रुपिन और सुपिन नदी से, और यही नदी जो टोंस नदी है उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर भी बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, खूनीगाड़ और मौनागाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो खूनीगाड़ और मौनागाड़ ये सहायक नदी हैं टोंस नदी की। कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाती है? अभी हमने बात करी टोंस नदी। राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वाली नदी घाटी कौन सी है उत्तराखंड की? तो वो है टोंस नदी घाटी। सर्वप्रथम भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी जो है ये गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक जगह से ये निकलती है, और इसमें सबसे पहले मिलती है रुद्रगंगा नदी, जो कि गंगोत्री के पास में ही भागीरथी से मिल जाती है। तो भागीरथी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? वो है रुद्रगंगा। और अन्य एक और नदी है जो यहीं पर इससे मिल जाती है, वो है आकाश गंगा। अगला है भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो ऊपर हमने बात करी भैरव घाटी में। भैरव घाटी में भागीरथी और जाड़ गंगा, इस जाड़ गंगा को जानवी नदी भी कहते हैं, इन दोनों का संगम होता है भैरव घाटी, जो कि उत्तरकाशी में है। ये जो जाड़ गंगा है इसका उद्गम होता है थांबला दर्रे से। अगला है जाड़ गंगा के बाद कौन सी नदी भागीरथी में मिलती है? तो जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में मिलने वाली नदी है हमारी केदार गंगा। अंतिम प्रश्न है आज का, भागीरथी और असीम गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और असीम गंगा इनका संगम होता है उत्तरकाशी के गंगोरी नामक जगह पर। और ये जो असीम गंगा है ये कहाँ से आती है? तो ये आती है डोडी ताल से, ठीक है। उत्तरकाशी में ही है ना 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल, वहीं से निकलती है असीम गंगा, और गंगोरी नामक जगह पर ये भागीरथी से संगम बना लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर नोट्स पार्ट का सेकंड पार्ट था ये हमारा, जिसमें हमने 50 और क्वेश्चंस को देखा। देखिए ये सीरीज़ में अभी हम 100 क्वेश्चंस कुछ टाइम के बाद करेंगे, जैसे जैसे इसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा और आपको इस सीरीज़ की आदत होती रहेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा, तब हम इसमें 100 क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बहुत कम मैं आपको बताता हूँ, केवल वन लाइनर्स होते हैं। तो अगर हम 100 क्वेश्चंस कर देंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है। इसीलिए अगर हम कम पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें जो हमें याद रहे, ठीक है। तो इसीलिए अभी शुरुआत में 50 क्वेश्चंस को लेकर ही चलेंगे। हफ्ते पहले हमने इसको वीकली शुरू किया था, आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा पहले पार्ट पर, इसलिए इसको अभी हमने हफ्ते में 2 बार इसको मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको 50 ही रखते हैं। आने वाले टाइम पे जैसे इसमें और अच्छा रिस्पांस आपका आता रहेगा, 100 क्वेश्चंस इसको डेली हम कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और जैसे ही इसमें 500 लाइक्स हो जाते हैं आपको ये हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जैसे मैंने इसका पहला पार्ट वहाँ पर अपलोड किया है। लेकिन आपको लाइक भी करना है और अपने फेसबुक पोस्ट पर, फेसबुक वॉल पर इसको शेयर भी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।